पहले फार्मूला एक आध गो से पूछ ले। नहीं, चलिए सुमन कुमार सिंह अपना माइक ऑन करेंगे। सुमन कुमार सिंह, आप बताइएगा। सुमन कुमार सिंह, चलिए बताइएगा लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? 1/f is equal to mu g by mu m minus 1 into 1/r1 plus 1/r2। चलिए ठीक है, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। सलोनी कुमारी, आप बताएंगे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा हो जाए लेंस से, फिर से बोल देते हैं, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए मीडियम का लेंस से, तब कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर क्या होगा? बताइए। चलिए आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे प्रियांशी। यस सर। आप बताएंगे जब लेंस को सिल्वरिंग करते हैं तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस कैसा बिहेवियर शो करता है? अगर प्लेन सरफेस सिल्वर करेंगे तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस का प्लेन सरफेस सिल्वर करेंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा? इसका क्वेश्चन बता चुके हैं। कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन? कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। कनकेव मिरर। कनकेव मिरर याद कीजिए, फोकल लेंथ नेगेटिव आया था, दो क्वेश्चन उसका बनाए थे। ठीक है, हम आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। तीनों क्वेश्चन बहुत लोग तो बना के भेजे हैं, बहुत लोग तो कुछ सुनते ही नहीं है। अब हम क्या करें पता नहीं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का 3 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क कि इसको बना लेना है, तो बहुत लोग तो सामने रहते हैं लेकिन बना के नहीं दिखाते हैं, है ना। बहुत लोग कसम में खा लिए सर कुछ हो बोलिए, जब तक ऑनलाइन क्लास नहीं चालू करेंगे आपका बात ये नहीं मानेगा। बोले ठीक है, ठीक है, तो हम बोले ठीक है। चलिए चलिए, तो बात आगे करते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं आखिर, है ना। आपको जो प्रॉब्लम दिए थे उस प्रॉब्लम की बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखिए इसमें क्या 5 नंबर बता दें? 5 नंबर प्रॉब्लम नहीं आ रहा। आप बना के कहाँ भेजें जो आपको नहीं आ रहा था? सर भेजे सर। कब भेजे हैं? यस सर भेजे हैं। कब भेजे वही तो पूछ रहे हैं। सर देखिए फिर से भेजते हैं। ठीक है भेजिए। चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए उसमें हम जो भेजे थे आपका क्वेश्चन अलग से फोटो लेकर के भेजे थे, उसमें 2018 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हम बता दिए थे। 28 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, अपना माइक ऑफ कीजिए। 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसको अगर समझते हैं तो देखिए क्या है, कहता प्लेनो कन्वेक्स लेंस फिट एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कनकेव लेंस। देखिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस फिट एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कनकेव लेंस। देयर प्लेन सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर। प्लेन सरफेस पैरेलल टू ईच अदर है, प्लेन सरफेस पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि दो लेंस है, एक प्लेनो कन्वेक्स है ऐसा है, एक प्लेनो कनकेव है। प्लेनो कनकेव कैसा बनाइएगा? ऐसा बनाइएगा, ऐसा। तो क्वेश्चन में क्या कहा वो समझिए। प्लेनो कन्वेक्स लेंस फिटेड एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कनकेव लेंस, देयर प्लेन सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर if lens are made of different material mu1 and mu2 and radius of curvature of curved surface of lens r है, then focal length of combination पूछ रहा है कि क्या होगा।
एग्जैक्टली फिट का मतलब क्या हुआ ये समझिए। इसको कैसे रखिएगा, तो पहले फिर से बनाइए, और हम फिर से क्या बनाने के लिए कर रहे हैं वो देखिए, ऐसे ऐसे ध्यान से आप फिर से बनाइए और लेंस ऐसा होगा ये। और कन्वेक्स लेंस जो है उसको फिट कैसे करना है वो समझ लीजिए। प्लेनो कन्वेक्स का जो है फोकल लेंथ आपका, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया है। प्लेनो कन्वेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है, μ1 दिया है कन्वेक्स वाले का। एग्जैक्टली फिट का मतलब है कि ये जो है ऐसे है, मतलब समझे, ये लेंस ऐसे फिट कर गया है। एग्जैक्टली फिट का मतलब ये वाला जो है इसमें जाके अंदर घुस गया सीधा, तब ने एग्जैक्टली फिट करेगा। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, बस इतना ही समझ लीजिए। तब कहता है कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताइए क्या होगा। अब इसका फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का क्या होगा ये बताइए। तो इस कॉम्बिनेशन का जब फोकल लेंथ निकालेंगे तो पहले दोनों का बारी बारी से फोकल लेंथ निकाल लीजिए। अगर आप ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं तो ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं, इसका मतलब ये प्लेनो कनकेव में ऑब्जेक्ट आप यहां रख लिए हैं, और यहां ऑब्जेक्ट रखिएगा तो इसका पहला सरफेस जो है इन्फिनिटी होगा, R1 इसका इन्फिनिटी होगा, जबकि R2 बराबर इसका प्लस R होगा। और ये लेंस ऐसा है रेड वाला, उसके सामने इधर है रखा हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट यहां रखे हैं, तो इसका पहला सरफेस जो होगा वो R होगा, जबकि इसका दूसरा सरफेस जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। पहले साइन कन्वेंशन समझ गए। अब दोनों का फोकल लेंथ बारी बारी से निकालिए। तो पहले कन्वेक्स का निकालना, 1/f1 इक्वल टू क्या लिखिएगा, म्यू ग्लास। तो म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है कन्वेक्स वाले का। अब म्यू मीडियम, मीडियम में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब एयर मानना है, -1 1/r1, तो r1 तो प्लस r है, अब -1/इंफिनिटी, तो यहाँ से 1/f1 बराबर आ गया μ1 - 1/r आ जाएगा। देख लीजिए गुना भाग करके, ये 1/r से ऐसा आ जाएगा। अब f2 कन्वेक्स के लिए निकालिए, 1/f2 बराबर क्या लिखिए, म्यू ग्लास। तो म्यू ग्लास तो μ2 है, हवा का 1 - 1, अब 1/r1, तो देखिए इसका पहला सरफेस इन्फिनिटी है, ऐसे है, देख लीजिए, -1/r2, r2 है जो प्लस r है, ऐसा हो गया। तो 1/f2 जब आप लिखिएगा तो ध्यान दीजिए अब क्या लिखाएगा, μ2 - 1/r लिखाएगा ये, लेकिन माइनस में आएगा, तो माइनस यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, बात बराबर है, आपको जहां लिखना लिखिए। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ होता है 1/f बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f1 ये है μ1 - 1/r है, माइनस μ2 - 1/r है। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर यही है, इस बात को समझ लीजिए। ये चूंकि माइनस था तो प्लस कर दिया, माइनस हो गया, एलसीएम लीजिएगा तो r आ जाएगा, और यहां से देखिए μ1 - 1, ये माइनस साइन क्या लिखेगा, μ2, अब माइनस माइनस क्या होगा, +1 होगा। देख लीजिए ध्यान से, अब ये गायब हो जाएगा, यानी 1/f इक्वल टू हो जाएगा μ1 - μ2/r, और फोकल लेंथ पर r होगा r/μ1 - μ2। आपका आंसर मिला लीजिए। यह क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ था, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन है, बस इतना ही समझ लीजिए। जब तक बात समझेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, बस इतना ही याद रखिए। तो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन समझ लीजिए, कोई कष्ट है तो बतलाइए, नहीं तो फिर हम अगला क्वेश्चन की बारी पर आएंगे। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन था 2016 में पूछा हुआ है। अच्छा ये 16 लगता बता दिए थे ना, देखिए तो कौन क्वेश्चन बताए थे, 21 नंबर बताए थे क्वेश्चन जो भेजे हैं, या 6 नंबर जो लिखा हुआ वो भेजे थे, वो बताए हैं सर 6 नंबर। चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, एक बार फिर से बनाइए, पढ़िए, देखिए एकदम सेम ही क्वेश्चन है, 100% सेम क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए,
ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं बात को। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका, देखिए अब 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि तीनों क्वेश्चन कहता है टू थिन लेंस प्लेनो कन्वेक्स लेंस each are radius of curvature 20 are placed in their convex surface in contact at the center। दो वो कन्वेक्स लेंस प्लेनो कन्वेक्स है, एक प्लेनो कन्वेक्स ऐसे है और दूसरा प्लेनो कन्वेक्स इधर से है, और दोनों का कन्वेक्स सरफेस है जो आपस में टच कर गया, ऐसे है। कहता है टू थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू जी जो है वो 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। कहता है इंटरवेनिंग स्पेस, देखिए लिखा होगा इंटरवेनिंग स्पेस, मतलब दोनों लेंस के बीच का जो स्पेस बचा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन बताना है कि क्या है, फोकल लेंथ ऑफ क्या बताना है, कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब कि दोनों के बीच जो स्पेस बच गया, ये स्पेस, यानी दोनों के बीच जो स्पेस बच गया, मतलब कैसा स्पेस बच गया, देखिए ध्यान से, ऐसा स्पेस बच गया, ऐसा स्पेस बच गया है, रेड से उसको बना रहे हैं, ये जो बच गया ऐसा स्पेस बच गया, देख लिए ध्यान से, ऐसा स्पेस। तो इस स्पेस का, ये रेड वाले से जो घेर दिया, ये स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका, वो जो है आपका म्यू जो भी है लिक्विड दिया हुआ है वो 1.7 दिया है। अब कहता है इसका आप क्या निकालिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताइए। तो बार बार कह रहे हैं कि डायरेक्ट इस दोनों का निकाल के नहीं बनेगा, प्रोसेस याद कीजिए, टेक्निक प्रोसेस पर चलिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। बात समझ लिए अच्छी तरह से, ये 1.7 हो गया है। अब देखिए गौर से अगर बात समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर देखिए क्या हो गया जो, अब इसका और इसका फोकल लेंथ सेम होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले इसका फोकल लेंथ निकालिए, तो इसका फोकल लेंथ जब निकालिएगा तो याद कीजिए, ये अगर ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं तो ये फर्स्ट सरफेस होगा और ये सेकंड सरफेस होगा। तो ये सेकंड सरफेस R2 जो होगा वो नेगेटिव R होगा। तो 1/f फोकल लेंथ, F1 मान लेते हैं, इक्वल टू म्यू ग्लास। तो म्यू ग्लास कितना है, 1.5 है। और देखिए इसको हवा में रख के पहले बनाते हैं, किसमें, हवा में रख के। तो बाई 1 माइनस 1 1/R1, तो 1/R1 क्या, तो 1/R1, तो R1 तो इन्फिनिटी है, माइनस माइनस ऑफ R, देख लीजिए ध्यान से, यानी 1/F1 जो लिखिएगा वो 0.5 इंटू 1/R आ जाएगा, और R का वैल्यू 20 दिया हुआ है, यानी कि ये हो गया 1/40 हो गया आपका प्लस में, देख लीजिए। और ये इसका फोकल लेंथ मान लीजिए कि F1 है, इसका फोकल मान लीजिए कि F2 है, और इसका फोकल लेंथ मान लीजिए कि F3 है। तो आपको पता है कि F1 बराबर F3 होगा, सबसे पहले ये पता है, तो F3 तो निकालना नहीं है हमको। अब F2 का जो सिचुएशन है कुछ ऐसा सिचुएशन है, देख लीजिए ऐसा है, ये F2 जो है वो कुछ ऐसा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है 1.7 है। अब बताइए अगर ऑब्जेक्ट इधर रखिएगा तो पहला सरफेस होगा R1 इक्वल टू माइनस R, दूसरा सरफेस R2 इक्वल टू प्लस R होगा। अब 1/F2 बराबर लिखिएगा म्यू ग्लास मतलब 1.7 बाई मीडियम, हवा लेके बना रहे हैं, -1 1/R1, तो 1 माइनस R यानी -20 माइनस 1/20, देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पर 1/F2 बराबर आ गया, देखिए 0.7
और इनटू -2/20। देख लीजिए ध्यान से, तो ये हो गया 10। देख लीजिए ध्यान से, ये क्या हो गया आपका 10, यानी कि -7/10 और यानी 100 हो गया। देख लीजिए ध्यान से, ये हो गया फोकल लेंथ। तो 1/f इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/f1, 1/f2 और 1/f3 तीनों लेंस का कॉम्बिनेशन निकालिएगा। तो देखिए 1/f1 जो है आपका क्या है 40 है, तो 1/40, आइए माइनस में 7/100 है, आप प्लस में 1/40 है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 40 और 100 का एलसीएम कितना होगा? 200 होगा, तो 200 लिख देते हैं एलसीएम। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 40 से 5 बार में दीजिएगा तो ये 5 आएगा, ये 2 बार में तो -14 आ जाएगा, आप फिर 5 बार का तो 10 और में से इतना चला गया, तो 1/f इक्वल टू हो गया आपका कितना? -4/200। अब बताइए f इक्विवेलेंट क्या आ गया? आप ही सोचिए अब, 200/4 यानी -50 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गया। ये बात आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। किन्हीं को कोई अगर प्रॉब्लम है तो जरूर बतलाइए जल्दी से, हर हाल में। लगता है किन्हीं को कोई डाउट नहीं है ना? इसको मिटा देते हैं। कोई डाउट नहीं है तो हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ये आपका हो जाएगा हर हाल में। बस इतना ही याद रखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हम 3 क्वेश्चन इसका दे दिए थे। अब लेंस में कोई ऐसा थ्योरी है जो कि नहीं बचा हुआ आपका, मतलब सारा थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं अब लेंस का। इसके बाद पढ़ना है प्रिज्म, लेकिन लेंस का भी क्वेश्चन करना बाकी है। लेकिन पहले प्रिज्म आज पढ़ा देते हैं, क्योंकि प्रिज्म पढ़ाने के बाद आज एनसीईआरटी का टोटल प्रॉब्लम होमवर्क में रहेगा। जिनके पास बुक है बहुत अच्छा, जिनके पास बुक नहीं है वो बहाना नहीं बनाएंगे। एनसीईआरटी ऑनलाइन सभी जगह उपलब्ध है, और क्वेश्चन बना के भेजना है। पहले ही बोल देते हैं पूरा होमवर्क है A to Z एनसीईआरटी, क्योंकि सब कुछ पढ़ा चुके हैं उसमें। सिर्फ जिसमें टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप लिखा रहेगा उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रिज्म। क्या पढ़ना है? प्रिज्म। तो देखिए हम लोग को मेनली जो पढ़ना है ना, उसका एक बड़ा सा डेरिवेशन है। जब भी बोर्ड में आता है तो 5 नंबर में आता है, उससे कम में नहीं आता है, और उसका नाम है डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म, यानी कि डेविएशन ऑफ रे थ्रू, या डेविएशन ऑफ रे बाय थिन प्रिज्म। याद रखिए थिन प्रिज्म की बात करता है ये, तो इसकी बात करता है, थिन प्रिज्म की बात करता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, एकदम थिन प्रिज्म। और थिन प्रिज्म का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूं, इधर से फिगर बना रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए थिन प्रिज्म का मतलब, इस पॉइंट का नाम अगर हम ए देते हैं, ये एंगल अगर ए प्रिज्म का है, ये एंगल अगर ए है, तो एंगल होना चाहिए 1.5 डिग्री 2 डिग्री, बस इतना ही याद रखिए। यानी थिन प्रिज्म का मतलब ही होता है, उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एंगल जो यहाँ लिखिएगा ना, यहाँ जो एंगल ये होगा, ये एंगल जो यहाँ लिखिएगा वो एंगल ए जो होगा ना,
ये एंगल वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही छोटा होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री होगा, लेकिन अभी दिखने में तो 40 50 60 डिग्री लग रहा है, मतलब एकदम सीधा ऐसे खींचाएगा। लेकिन रे डायग्राम सही बनाने के लिए हम ऐसा किए हैं। इसको कहते हैं बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं, इसको कहते हैं बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म, जो कि जमीन पर रखा हुआ रहेगा। इधर से एक लाइट जाएगा, क्या जाएगा, इधर से एक लाइट जाएगा जो इस पर इंसिडेंट होगा। वह लाइट जब जाएगा इस पर इंसिडेंट होगा तो इधर की ओर भागेगा, देख लीजिए ध्यान से। लेकिन इधर की ओर अब जाएगा नहीं, इस बात की फुल गारंटी है। और गारंटी इसलिए है क्योंकि आप बात हमारा समझ चुके होंगे हम गारंटी क्यों दिए हैं। जो गारंटी इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको पता होगा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जाता है तो उस पाथ पर नहीं रह पाता है। और सबसे पहले जब पाथ से डेविएट करना हो तो नॉर्मल बनाया जाता है, इस बात की भी गारंटी लीजिए। इस पर नॉर्मल बनाइए, तो नॉर्मल जब बनाइएगा तो नॉर्मल आपका इस तरह से कुछ बनेगा, एकदम 90 डिग्री बनाना है 100%, बस इतने समझ लीजिए। ये 90 डिग्री, क्योंकि इस प्लेन पर ये नॉर्मल है, अब पहला सरफेस पर नॉर्मल है इसलिए n1 नाम लिखे हैं। अब आप लोग बताइएगा, जिनको इच्छा है वो बताइएगा, हवा से ग्लास में जा रहा है तो टुवार्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, हवा से ग्लास में जा रहा है नॉर्मल में ये ऊपर रे ऊपर उठेगा कि नीचे गिरेगा। अब ये जो रे जा रहा था, रेड लाइन डॉटेड डॉटेड जो था, ये ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा, मतलब नीचे की ओर भागेगा, थोड़ा सा नहीं, यही नीचे की ओर भागेगा। तो नीचे की ओर जो भागा तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहां से ऐसे, देख लीजिए ध्यान से ऐसे। और अब ये इधर भी नहीं जा पाएगा क्योंकि फिर से ये हवा से किधर जाएगा, सॉरी ग्लास से हवा में जाएगा। तो यहाँ भी पहले आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये नॉर्मल N2 है, देख लीजिए ये नॉर्मल N2 है, ऐसा बना रहे हैं। देखिए मेरे पास बहुत सारा सिस्टम है इसलिए यहाँ पर मिटा भी देते हैं तो काम निकल गया आपका, ठीक है। लेकिन आपको स्केल पेंसिल से बनाते समय बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप बोर्ड एग्जाम में भी डायग्राम जो है आपको पेंसिल और स्केल से ही बनाना पड़ेगा, पेन से बना दीजिए तो नंबर कम मिलेगा, ये बात याद रखिएगा पहले। अब रे यहाँ से किधर जाएगा, ग्लास से हवा में जा रहा है तो टुवार्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, Away from normal. अब नीचे की ओर झुकेगा कि ऊपर की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर, फिर से नीचे की ओर झुकेगा, मतलब रे ऐसे जाएगा आपका की बार ऐसे, मतलब रे इस तरह से भागेगा। कहने का मतलब आप लोग का हो गया कि रे अब ऐसे भागेगा। तो रे जब ऐसे भागेगा तो इसके पीछे की ओर अब मिलाइए, मतलब पीछे की ओर मिलाइए डॉटेड लाइन से, क्योंकि रे अब जाना चाहिए था इधर लेकिन जा रहा है इधर, तो ये हुआ डेविएशन एंगल। कौन वाला, ये वाला हो गया डेविएशन, ये डेविएट कर गया। देखिए रे को जा रहा था इधर पहले, अब फाइनली में चला गया इधर, इसको कहेंगे डेविएशन का एंगल, डेल कहेंगे, डेविएशन का एंगल यानी इसको डेल कहेंगे। देख लिए ध्यान से, इसको क्या कहेंगे, डेविएशन का एंगल। अब एंगल दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसका नाम होगा, इसका नाम होगा इंसिडेंट एंगल यानी आई। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस आने की, इसको कहते हैं ई। इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस आने की कहते हैं, इसको ई कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस आने की ई कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा उसके बाद अच्छी तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा उसको समझिए, यहाँ पर जब है, अब बताइए ये नॉर्मल, और ये नॉर्मल से ये भी रे का लाइन है, ये भी जो है आपका रे का लाइन है, याद कर लीजिए। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा रे के साथ और यहाँ पर एक एंगल बनेगा रे के साथ। तो इस एंगल का नाम रखा गया R1 और इस एंगल का नाम रखा गया R2। दिख रहा है ना, याद रहेगा, देख लीजिए ध्यान से। इस एंगल का नाम R1 है, उस एंगल का नाम R2 है, ठीक है। और इस एंगल का नाम एंगल ऑफ प्रिज्म है। फिर नेमिंग कीजिए, यहाँ A है तो यहाँ पर लिख दीजिए कि P है,
मान लीजिए कि यहाँ पर Q है, यहाँ पर मान लीजिए कि R है, यहाँ पर मान लीजिए कि S है, ऐसा है मान लीजिए कुछ, बाकी सब कुछ अब हो गया। लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये है μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, मतलब कि μ2 से हम लोग डिनोट करेंगे, μ2 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यानी ग्लास का, देख लीजिए ध्यान से। और उसका अगला जो होगा आपका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, किसका होगा? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो μ1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस कहते हैं इसको, E को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, और A को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। दो नाम है इसका, याद कर लीजिएगा, है ना, ये कहलाता है। अब देखिए यहाँ डेल जो है एंगल ऑफ डेविएशन है, क्या है? डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बाय थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म होगा, इसलिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या लिखे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बाय थिन प्रिज्म है। R1 जो है, R1 का नाम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस है, पहला सरफेस पर है, फर्स्ट सरफेस। और R2 जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है एट सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस है। देखिए सारा इंफॉर्मेशन और डाटा मैं लिख दिया हूं, अब कोई नहीं छूटा है, मतलब इसको प्रूफ करने के पहले ये सारा डाटा आपको लिखना पड़ेगा, ये फिगर बनाने के बाद, यानी सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद सारा पॉइंट लिखेंगे, तभी आपका डेरिवेशन पूर्ण होगा। ये बात समझ लिया, नहीं लिखिएगा नंबर नहीं आएगा बोर्ड में। और आप लोग बहुत खुश हो गए थे कि बोर्ड तो इस बार CBSE कैंसिल कर दिया है, लेकिन जानते हैं क्या किया है? उसको बोर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि जो बोर्ड नहीं देगा उसको सर्टिफिकेट पर लिखा रहेगा 12th पास, मार्क नहीं लिखा रहेगा कि 30% आया कि 50% आया। आज जिनको मार्क चाहिए जब खुलेगा तो फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, इसलिए खुश मत होइएगा, है ना। और CBSE बोर्ड वाले क्या कीजिए, इसका गेस्ट पेपर आता है ना आप लोग का, रिहान का या किसी का, उसको खरीद करके मेरा जो पढ़ाते हैं चैप्टर उसका क्वेश्चन बनाइए, तब पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है ना। और नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बिहार बोर्ड वाले का तो अभी गेस्ट पेपर नहीं आया होगा, आ जाएगा कुछ दिन में, है ना। तो इसको मैं मिटा दिया हूँ क्योंकि लिखा हुआ रहेगा ही स्क्रीन में, कहीं ना कहीं तो रहेगा जब वीडियो डालेंगे उस पर तब, है ना। लेकिन अब देखिए हमको करना क्या है, आखिर डेरिवेशन करना, क्या करना है हमको? डेरिवेशन करना। ये बेस ऑफ प्रिज्म को भी मिटा देता हूँ, इसकी भी जरूरत अभी अब मेरे को नहीं है ना। अब फिगर को सिर्फ इसलिए रहने दिए हैं क्योंकि फिगर के अनुसार ही तो डेरिवेशन होता है, बिना फिगर का डेरिवेशन आप कैसे कर लेंगे? अब देखिए डेरिवेशन का टेक्निक बताते हैं। पहले मैं डेरिवेशन करता हूं, इसलिए आज डेरिवेशन याद भी करवा देंगे, इसकी भी गारंटी है, बस इतना ही सोच लीजिए। डेरिवेशन आज लर्न भी करवा देंगे आप लोग को। देखिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ, देखिए याद कीजिए 4 स्टेप में डेरिवेशन होगा। 4 स्टेप ऐसे लिखना है और 3 स्टेप, 6-7 स्टेप जाएगा। देखिए पहला स्टेप में यहाँ पर इंसिडेंट एंगल के अपोजिट में वर्टिकली अपोजिट एंगल लेना है। दूसरा एंगल ऑफ इमरजेंस के अपोजिट में वर्टिकल, मतलब 2 बार वर्टिकली अपोजिट पहले लेना है, याद करिए 2 बार वर्टिकल अपोजिट। यानी कि फ्रॉम फिगर से लिखने के बाद, फ्रॉम फिगर से मतलब चल रहे हैं अब, है ना। क्या लिखेंगे? एंगल I इक्वल टू होगा
एंगल R1 प्लस एंगल कौन सा, देखिए ध्यान से, ये एंगल ये R1 प्लस इस एंगल के बराबर होगा, लेकिन इस एंगल का नाम क्या होगा, QPR, QPR। देख लीजिए ध्यान से, मतलब कि ये P पॉइंट है, सॉरी ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये R पॉइंट है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम ये होगा। अब लिख देते हैं, ऐसा क्यों लिखे हैं, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से, VOA ज्योमेट्री पढ़े हैं हम लोग 9th 10th का, याद कीजिएगा। तो यहां से एंगल QPR बराबर होगा I-R1, इक्वेशन नंबर पहला। अब चलते हैं वहां पर, एंगल E बराबर होगा, इमरजेंस एंगल बराबर होगा R2 का एंगल, आप प्लस एंगल, देखिए ये एंगल बराबर होगा ये एंगल प्लस ये एंगल था, QRP, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से आया, इसलिए एंगल QRP बराबर होगा E-R2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दो जब हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हो जाएगा, तो फिर क्या करना है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल में चलना, देखिए ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में चलना है, याद कर लीजिए, ये वाला ट्रायंगल में चलना है, फिर ये नीचे वाले ट्रायंगल में चलना, दो ट्रायंगल में चलना है पहले। तो ऊपर वाला ट्रायंगल में चलेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल QPR में चलिए, इस ट्रायंगल में चलिए, तो इस ट्रायंगल में चलिएगा तो डेल जो है एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल है, यानी कि डेल बराबर होगा क्या, एंगल QPR प्लस एंगल QRP, किसके कंसेप्ट से, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट से, है ना। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट में भाई, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ये बात याद होगा आप लोग को। अब देखिए ये दोनों का वैल्यू यहाँ आया हुआ है, देख लीजिए अभी निकाले हुए हैं, तो डेल बराबर आप लिखेंगे I-R1 प्लस E-R2 इक्वल टू हो जाएगा आपका I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर तीसरा। तीन इक्वेशन आ गया, देख लीजिए ध्यान से। फिर हम क्या बोले थे, नीचे वाले ट्रायंगल में चलना है, इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल आप चलेंगे किसमें, नीचे में PSR ट्रायंगल में चलेंगे। जब इस ट्रायंगल में चलेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, याद कर लीजिए। तो इसलिए एंगल S बराबर होगा 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 4। देख लीजिए ध्यान से, और यहां तक यदि बात समझ में आ गई होगी तो हम यहां से घेर करके एक और पॉइंट बनाते हैं इधर, देखिए बात, चलिए आगे बढ़े। देखिए बात को समझने की अगर कोशिश करते हैं तो यहाँ पर अगला जो स्टेप है, चारों स्टेप के बाद कि देखिए हम लोग 4 स्टेप में चले आए हैं। देखिए याद कीजिए, पहला स्टेप याद रखिए तभी डेरिवेशन कर पाइएगा। पहला स्टेप VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा स्टेप VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, तीसरा स्टेप में ऊपर का ट्रायंगल, चौथा स्टेप में नीचे का ट्रायंगल। 4 स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप जो है क्वाड्रिलेटरल में चलना है, यानी चतुर्भुज में। यहां से यहां तक 1 2 3 4 साइड हो गया, यानी इन क्वाड्रिलेटरल में चलना है। किसमें चलना है, इन क्वाड्रिलेटरल। तो किस क्वाड्रिलेटरल में चलना है वो समझिए, इन क्वाड्रिलेटरल किस में चलना है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में चलना है, इन क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का फिगर शायद ऐसा होता है, देखिए तो। और इन क्वाड्रिलेटरल किसमें, A
APSR, APSR, इस क्वाड्रिलेटरल में चलिए इस क्वाड्रिलेटरल में चलिए APSR में। जब इसमें चलिएगा तो एंगल A प्लस एंगल P, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R बराबर 360 डिग्री। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चारों एंगल का सम जो होता है क्वाड्रिलेटरल में 360 के बराबर होता है। तो एंगल A, एंगल P, एंगल S, एंगल R, बाकी सब लोग को समझ में आ गया। चलिए एंगल A को तो हम A लिख लेते हैं, लेकिन माधुरी आप बताइए एंगल P का वैल्यू क्या लिखे हम, बोलिए जल्दी से। R1। चलिए ये P का एंगल लिख रहे थे हम, एंगल P के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए कोई बता सकते हैं अपने मन से, बताइए। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है ऑन द प्लेन पर। तो नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। इधर से भी एंगल यहां से यहां तक 90। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर आप ऐसे जोड़िए एंगल P में तो एक एंगल ये हो जाएगा, एक एंगल दो, 3 एंगल हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये नॉर्मल है तो इस लाइन से इस लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और एंगल S बराबर देखिए इधर कहीं निकाले हैं, देखिए इधर, ये देखिए इधर 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 है। देख लीजिए ध्यान से, 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 है। और एंगल R भी जो है ना, एंगल R भी जो है वो नॉर्मल है, देख लीजिए ध्यान से, यानी ये भी 90 डिग्री है, इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए 90, 180 और 90 मिलके 360, इधर भी 360 उधर भी, सब कट गया। तो A बराबर आ गया आपको R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 5। देख लीजिए ध्यान से, इतना बात समझ में आ गया है तो बोलिए जल्दी से अब, क्योंकि अब आगे बढ़ जाएंगे। यही एकदम स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पूरा नहीं मिटाएंगे एक बार, हम धीरे धीरे सारा काम करेंगे। पहले इतना दूर मिटाते हैं, क्योंकि पीछे वाला यूज करेंगे तो आपको समझ आएंगे कैसे, फिर मिटा हुआ रहेगा बोर्ड पर तब। तो देखिए गौर से अगर समझने की आप कोशिश करते हैं तो समझिए क्या समझना है। कंडीशन, इसके बाद 5 इक्वेशन निकालने के बाद कंडीशन आता है। कंडीशन मतलब स्पेशल केस पढ़ना है। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो इसका कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में 2 कंडीशन आता है। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि हर हाल में I बराबर E होना चाहिए, I बराबर E होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि हर हाल में R1 बराबर R2 होना चाहिए। याद कीजिए, ध्यान समझिए, कंडीशन है, ये आपका कंडीशन है, इसके बिना मिनिमम डेविएशन नहीं होगा। और कंडीशन का प्रूफ नहीं, इतने ही डायरेक्ट। लेकिन नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, जो रे जो होगा इनसाइड प्रिज्म, रे इनसाइड प्रिज्म पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। याद कीजिएगा, ये इसीलिए पहले हम इसी के पैरेलल बना दिए थे। याद कीजिए, पैरेलल बनाने का मेरा एक कंडीशन था, क्योंकि यही केस सिर्फ आपको पढ़ना है। तो यानी कि तीसरा पॉइंट में आप लिए लिख सकते हैं, 2 ही पॉइंट हो गया, यानी रे इनसाइड प्रिज्म, इनसाइड प्रिज्म, inside prism parallel to the base of prism, बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल होगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। जब इतना बात समझ में आ गया कंडीशन के बाद,
तो देखिए अब क्या लिखना है वो समझिए। अब चलिएगा फ्रॉम इक्वेशन, आप चलिए किससे, थर्ड से। तो थर्ड इक्वेशन यहाँ है, तो फ्रॉम इक्वेशन अगर आप थर्ड से चलते हैं तो डेल के बदले डेलमिन लिखाएगा, या पहले चलिए फ्रॉम इक्वेशन 5 से तब थर्ड से चलेंगे। पहले चलिए किससे, 5 से। फ्रॉम इक्वेशन किससे, फ्रॉम इक्वेशन 5 से चलिए। तब 5 में ए है, और देखिए ये R1 बराबर R2 हो गया है, R1 बटा R2 हो गया है, तो 2R1 लिखिएगा या 2R2 लिखिएगा, यही लिखिएगा, या इसको R भी मान लीजिए, या इतना इक्वल टू अगर R लेट कर लेते हैं तो टेंशन ही खत्म हो गया, तो 2R हो गया। इसलिए यहां से R बराबर होगा A/2, R बराबर क्या होगा, A/2। इतना होने के बाद अब इक्वेशन थर्ड से चलेंगे। अब इक्वेशन थर्ड से, तो इक्वेशन थर्ड देख लिया I प्लस ई है, हम ऐसे पूरा नहीं मिटा रहे हैं, हम भी एक ही लाइन अभी मिटाएंगे यहां से यहां तक, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से अगर चलिएगा आप फिर से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से चलिएगा तो डेल के बदले होगा डेलमिन हो जाएगा। देखिए डेलमिन के बाद लिखिएगा, ये है आई और ई, तो आई और ई बराबर है तो 2i कर लीजिए, और माइनस R1 R2 तो 2R1, देखिए 2R का वैल्यू जो है a है, तो a पुट कर लीजिए डायरेक्ट। इतना बात समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद हम पूरा मिटाएंगे, क्योंकि इसके बाद अब हमको कोई इधर डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, और रिकॉर्डिंग में तो पहले से प्रेजेंट है। आप क्या कीजिएगा, उसको फिर से लिख लीजिएगा, अब इधर वाले की जरूरत हमको अभी नहीं है। देखिए अब जो है बात समझिएगा ध्यान से, हमको यहां से आई निकालना है, तो ए को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा डेलमिन प्लस A/2 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, एक्चुअली हमको करना क्या था उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमको ये करना था, यहाँ पर अच्छी तरह से बात को समझिए, हमको करना क्या था, हमको ये करना था कि यहाँ स्नेल्स लॉ लगाना है एक बार, और स्नेल्स लॉ लगाने के लिए आपको इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों पता होना चाहिए, तभी ना आप लगाइएगा स्नेल्स लॉ। और हम इतना जो ज्योमेट्री लिए हैं सिर्फ R और I को निकालने के लिए, इन द टर्म ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि बीच का कोई बात आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो अब चलेंगे बाई स्नेल्स लॉ, और बाई स्नेल्स लॉ में क्या चलेंगे, बाई स्नेल्स लॉ लिखेंगे μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। अब जरा गौर कीजिएगा, ध्यान समझने की कोशिश की है, μ1 sin I, तो μ1 sin I कौन हुआ, तो देखिए ये हो गया फर्स्ट मीडियम जिधर से रे जा रहा था, तो μ1 sin I और μ2 sin R, तो μ2 हो गया वहां ग्लास वाला। तो आप लिख सकते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिवनेस एक्चुअली ज्यादा होता है, इसलिए μ2/μ1 बराबर लिख सकते हैं आप, μ2/μ1 बराबर, इसी को आप ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, μ21 इक्वल टू μ2/μ1 बराबर लिख सकते हैं sin I बटा sin R। देख लीजिए ध्यान से, या μ21 बराबर जो फॉर्मूला आ गया आपका, देखिए पहले ऐसे शुरुआत कर लीजिए, साइन थोड़ा बड़ा लिखिए, क्योंकि I का वैल्यू जो है इतना बड़ा लिखना है, देख लीजिए ध्यान से, तो इतना बड़ा लिखना है, तो ये लिखाएगा डेल मिन प्लस A, आप पूरा में 2 से डिवाइड, और ब्रैकेट के अंदर है, साइन के अंदर है ये, और साइन R, R के बदले जो वैल्यू आया था A/2 आया था। देख लीजिए ध्यान से, ये फार्मूला आपको डिराइव करना है, यहां तक आपको डिराइव करना है फार्मूला, लेकिन अभी फार्मूला पूरा नहीं आया है। देखिए ध्यान से, ये भी फार्मूला हम पूछेंगे, यही फार्मूला पूछेंगे बार बार कि
डेविएशन बाय थिन प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप बोलिएगा साइन ब्रैकेट के अंदर डेलमिन प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू, इतना बोलना पड़ेगा। लेकिन एक बात और समझने की कोशिश कीजिए आप, यहां पर फॉर थिन प्रिज्म के लिए, फॉर थिन प्रिज्म के लिए, थिन प्रिज्म के लिए क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेलमिन एंड ए आर वेरी स्मॉल, छोटा होगा, दोनों ही छोटा होगा, क्योंकि डेविएशन भी थिन प्रिज्म है तो डेविएशन भी कम होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म भी कम है क्योंकि थिन प्रिज्म है। तो दोनों एंगल जब कम होगा तो अब क्या खेल गुजरेगा। लेकिन वो खेल जानने के पहले आप लोग ये बताइए कि यहां तक में कोई कष्ट है तो बोलिए। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, कहीं कोई डाउट हो तो हमको बतलाइए, हम बतलाने के लिए तैयार हैं हर हाल में। चलिए बोलिए, कोई पूछना चाह रहे हैं? नहीं तो फिर मिट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, किन्हीं को नहीं है कष्ट, ऐसे होना भी नहीं चाहिए। अगर कष्ट हो जाए तो फिर हमसे पढ़ने का फायदा क्या हुआ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आगे अब बढ़ते हैं। इस फार्मूला को चूंकि आगे बढ़ाना है इसलिए इस फार्मूला को बचा के रखे हैं अभी। अब देखिए, स्मॉल जब होगा तब म्यू टू 1 बराबर हो जाएगा। देखिए साइन थीटा के बदले साइन, देखिए जब एंगल छोटा होता है तो याद कीजिए, हिंट में फिर से लिख दे रहे हैं, इसको नहीं उतारना है आपको, ये वाला साइन थीटा tan थीटा और थीटा बराबर हो जाता है, यानी साइन थीटा को सीधा थीटा लिख सकते हैं, तो साइन को हटा दीजिए तो आप लिखिएगा डेल मिन प्लस ए और 2 चला जाएगा नीचे और इनटू ए बाई 2 आ जाएगा, तो ये कट गया। अब डेल मिन प्लस ए बराबर ए इंटू म्यू टू 1 आ गया। देख लीजिए ध्यान से, अब इसको उधर ले जाइएगा तो मिनिमम डेविएशन जो हुआ आपका ए कॉमन आ जाएगा और म्यू टू 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला याद करना है, यानी मिनिमम डेविएशन इन केस ऑफ थिन प्रिज्म का डायरेक्ट अगर सिर्फ एंगल ऑफ प्रिज्म दिया रहे तो एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहे तो वहां से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, याद कर लीजिए। यहां से भी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा अगर थिन प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन रहेगा तो। लेकिन यहां तक में 5 नंबर बोर्ड में नहीं मिलेगा। अभी 5 नंबर लेने के लिए कुछ और वर्क आपका भी बाकी है, इस बात को समझ लीजिए, है ना। इधर है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इधर है डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसका एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ आप एनसीईआरटी से अच्छा से उतार लेंगे। ये ग्राफ इस तरह से चलता है और यह ग्राफ जेईई मेन में भी पूछ चुका है। तो इस ग्राफ को यहाँ पर जो होता है, ये जो होता है ये मिनिमम डेविएशन है और यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब इस तरह का एक ग्राफ होता है जो एनसीईआरटी से देख करके उतार लीजिएगा। आप बोर्ड में इस ग्राफ तक बनाइएगा तब जाके आपको 5 नंबर का डेविएशन ये पूरा हुआ। अब 5 नंबर का डेविएशन पूरा हुआ। किन्हीं को कोई कष्ट है, कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए। देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए ना। एक ग्राफ जो है ना एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसको याद करना पड़ेगा, हम ज्यादा इसमें कुछ नहीं बतला सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, इस ग्राफ में ज्यादा हम आपसे कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर कहना रहता तो हम पहले सब बतला देते आपको। सर हाँ बोलिए।
ऐसा सर डेरिवेशन बिहार बोर्ड में दिया था। सब बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सिलेबस सबका सेम है, सभी के लिए है। हाँ, अब आपका बिहार बोर्ड कहेगा अगला साल कि हम पूरा ऑब्जेक्टिव लेंगे, तब तो कोई बातें नहीं है। लेकिन डेरिवेशन के अंदर का जो पॉइंट है ना, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ये सब याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में वहीं से क्वेश्चन आएगा। कितना आसान लिया इस बार बिहार बोर्ड, कहाँ देखिए कि सबका 80% से ऊपर नंबर है। देखिए 70% ले आना आसान होगा, 75% से ऊपर जाने के लिए मुश्किल है, और 80% से ऊपर जाने के लिए आपको पूरा बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा, चाहे कोई बोर्ड रहे। और 90% ऊपर जाना चाहते हैं तो दिन रात एक करना पड़ेगा। ये आपको सिलेबस से नहीं पता चल रहा है कि सिलेबस कितना बड़ा है। सोचिए अभी रे ऑफिस खत्म नहीं हुआ है, 15 क्लास हो गया है। आपको क्या रहा, लाइट था, लाइट मतलब 2 दिन में खत्म, ऐसा नहीं होगा। अभी आपका देखिए प्रिज्म में अभी 1 क्लास और लगेगा, प्रिज्म के बाद फिर आपका टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप है, उसको पढ़ाना है, उसमें टाइम जाएगा। उसके बाद रे ऑप्टिक्स खत्म हुआ, फिर वेव ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर है। 14 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड पूछता है ऑप्टिक्स से, तो 14 नंबर फ्री में दे देगा। 14 नंबर का मतलब वैल्यू होता है। मॉडर्न होता है 22 नंबर का, इसके बाद वाला चैप्टर जो मॉडर्न है वो 22 नंबर का है। 2 चैप्टर पढ़ लीजिए अच्छा से, बोर्ड पास कर जाइएगा अच्छा से, टॉप नहीं कीजिएगा, पास कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम, है ना। बात बनाने से कोई फायदा तो है नहीं, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले प्रिज्म का ही क्वेश्चन एक आध को देखते हैं। फार्मूला वार्मूला थोड़ा देख लीजिए कैसे करना। देखिए डेरिवेशन को जब तक नहीं याद रखेंगे, क्या भविष्य में आगे कुछ नहीं करना है, बिहार बोर्ड दे करके सो जाना है। अरे कम से कम अच्छे से फीस पढ़ लीजिएगा ना, तो हमारे जैसा मास्टर बन जाइएगा, है ना। 10-20 रुपया तो कमाइए लीजिएगा, कितना लॉकडाउन लगल रहे, है ना। ऐसे हम ज्यादा बच्चा को परेशान नहीं करते हैं, है ना। बहुत लोग तो सोच लिए हैं कि पेमेंट ना देंगे। अच्छा, हमारा भी मौका आएगा, पढ़ लीजिए जितना पढ़ना है। चलिए लेकिन मन से पढ़ लीजिए। देखिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना। एक और थ्योरी है, पहले पढ़ा देते हैं, कॉची थ्योरी, है ना। क्या, कॉची थ्योरम, CAUCH बायस, कॉची थ्योरम। ये कॉची थ्योरम है जो कि एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन इसका यूज एनसीईआरटी पूछता है ना। देता नहीं है लेकिन पूछता जरूर है, तो हम तो इसको लिख देते हैं। देखिए कॉची थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मीडियम होगा ना, ये मीडियम म्यू, वो जो होगा ए प्लस बी बाई लेमडा प्लस सी बाई लेमडा स्क्वायर और सो ऑन, इसी तरह से। इसका सिंपल अर्थ जो है, वेयर ए बी सी आर कॉचीज कांस्टेंट, कांस्टेंट है, ठीक है। लेमडा जो है वेव लेंथ ऑफ वेव, वेव लेंथ ऑफ वेव, ठीक है। लेकिन इसका नोट पॉइंट में एक ही पॉइंट आपको याद करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या, वेवलेंथ ऑफ वेव, यानी लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस बात को यहां से याद करना है सीधा, देख लीजिए ध्यान से। मतलब इस थ्योरम से आपको मतलब नहीं है, आपको ये याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होगा। तो देखिए नोट पॉइंट का पहला पॉइंट यहां से फिर से लिख रहे हैं कि म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, एक थ्योरम से आ गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना, एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कहिए सर कौन से फार्मूला से, तो लिख देते हैं डेल मीन का अभी ना वैल्यू आया था ए,
म्यू माइनस 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख लीजिए, ये मतलब कि आपको इस फार्मूला से ये वाला पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। तीसरा, 1 फोकल लेंथ जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये कौन फार्मूला लाए सर? तो 1 फोकल लेंथ बराबर होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, अगर मीडियम हवा हो तो सब हवा मीडियम की बात कर रहे हैं अभी। तो ये हो गया बात। देखिए, इन सभी बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट ये याद रखिएगा आप कि वेवलेंथ ऑफ लाइट पढ़े होंगे आप लोग। तो बताइए, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है कि वायलेट का? रेड लाल का। कलर का रेड। तरंग रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। नहीं, तो रेड का वेवलेंथ जो होगा रेड कलर का वो ज्यादा होगा वायलेट से। लिख दिए हैं। ये 4 पॉइंट से ना बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एक एक नंबर में, नीट, जेईई मेन, एडवांस इतना बार क्वेश्चन पूछा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये 4 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से, चारों पॉइंट याद हो गया आप लोग को? 4 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से बहुत क्वेश्चन पूछा है। देख लीजिए ध्यान से, चारों पॉइंट को कॉम्बिनेशन से। तो इसको एक साथ याद करना हो तो हमसे मिलिए कि एक साथ कैसे सबको याद करेंगे। तो कॉची थ्योरम के बाद की बात करते हैं। अब एक साथ कैसे काम करेगा जो, देखिए बात को समझने की कोशिश करेंगे ना, तब ना बात पता चलेगा। तो देखिए, अब ये दोनों जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। देख लीजिए, तो आप ऐसे लिखिए, नोट पॉइंट में सबसे नोट में ये हो गया कि डेविएशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एक बात हो गया। दूसरा जो हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया। और तीसरा जो हो गया, ये 1 फोकल लेंथ हो गया। मतलब ये वाला बात को अगर दिमाग में सेट कर लिए ना, तो जेईई मेन और नीट और एडवांस और बोर्ड मिला के कम से कम 20-25 बार प्रॉब्लम पूछा है, सब बन जाएगा। अब देखिए, आप लोग को कुछ बात समझाते हैं, है ना। धमाका फिर से होगा तुरंत। अभी आप लोग जो याद करते, देखिए बोर्ड पर ऐसे लिखा रहेगा, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप लोग के पास चला ही जाएगा, है ना, इसलिए टेंशन मत लीजिए। लेकिन अब आप लोग से बात पूछते हैं। इतना लाइट पढ़ लिए, लेंस प्रिज्म सब खत्म हो गया, अब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बाकी है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, जिससे बोर्ड में सिर्फ आता है क्वेश्चन, कंपटीशन में बहुत कम ही बार आता है ना। इतना लाइट पढ़ लिए, एक बात बताइए, फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है, ये कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कब फिक्स्ड हो जाएगा? जब मीडियम का रिफ्रैक्टिवनेस चेंज नहीं करे। यानी कि व्हेन ये फोकल लेंथ कन्वेक्स का कन्वेक्स कब कहलाएगा, आप बताइए। अब ये फोकल लेंथ कन्वेक्स का कन्वेक्स कब कहलाएगा, ये बात बताइए आप। ये फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का कन्वेक्स लेंस कब कहलाएगा? व्हेन म्यू जी ग्रेटर देन म्यू मीडियम, तभी कहलाएगा कन्वेक्स लेंस। लेकिन अब बताइए, अगर इसका फोकल लेंथ फिक्स हो गया या फिक्स हो गया, तो एक बार, अब बात समझिएगा, इस पर एक बार लाए हैं रेड कलर। क्या लाए हैं? रेड कलर। और इसी लेंस पर फिर एक बार लाए हैं ब्लू कलर। तो आपको दिमाग में क्या जा रहा है? फोकल लेंथ फॉर रेड कलर और फोकल लेंथ फॉर ब्लू कलर सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग। रेड अलग- सेम होगा। हम ये नहीं कहते हैं रेड कलर और फोकल लेंथ ऑफ ब्लू कलर दोनों सेम होगा। मतलब एफ रेड, फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ब्लू कलर होगा। सेम होगा कि अलग होगा? देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा धोखा है। हाँ, सेम नहीं होगा, अलग होगा। नहीं तो हमको बताने कॉची थ्योरम पढ़ाए का नामे है कॉची थ्योरम, समझे ना। तो कॉची थ्योरम पढ़ाने से फायदा क्या हुआ? याद कीजिए, अब आपके साथ कितना बड़ा धोखा 10th क्लास में हुआ था। आप कन्वेक्स लेंस को सिर्फ कन्वेक्स लेंस मानते थे। पहले तो वहां मीडियम के कारण उसका लेंस अब फोकल लेंस चेंज कर गया, उसका एग्जांपल समझ गए।
अब लाइट के कलर के कारण भी चेंज कर जाएगा, और थिक लेंस रहा ना तो और इफेक्टिव होगा लाइट के कारण। तो याद कर लीजिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। शादी फंक्शन पार्टी में आप जाते हैं तो फोटो खिंचाते हैं तो अच्छा फोटो आता है, क्यों? अब नहीं बताएंगे कोई, है ना? आप लोग का फोटो बड़ा अच्छा अच्छा आता है। कभी आप लोग क्या चीज पर व्हाट्सएप में लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं, है ना? आप लोग कभी गौर किए हैं, बड़ा बड़ा पार्टी फंक्शन में जाइएगा तो उसमें जानते क्या होगा, फोटो खिंचाने के लिए अलग से एक जगह सजावट किया रहता है, और उस सजावट के आसपास किस कलर का लाइट रहता है, देखें कभी ध्यान दिए हैं कि जाके खाली फोटो खिंचा के चल दिए? रेड ब्लू ज्यादा रहता है। ब्लू कलर ज्यादा रहता है। आप अच्छा बोले। रेड भी रहता है। रेड हल्का रहता है, डीप रेड नहीं रहता, फेंट रेड रहता है। ब्लू ज्यादा रहता है वहाँ पे। ब्लू कलर ज्यादा रहता है, क्योंकि ब्लू कलर का, याद कीजिए अब इधर देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है घटना, है ना? ब्लू कलर में जो सेंस होगा ना वो ज्यादा अच्छा होगा। कहिए क्यों? तो देखिए उसका भी रीजन है, देखिए ध्यान से समझिएगा सबको। सबसे खराब फोटो जानते किसमें आता है? रेड कलर में। आपको पता होना चाहिए, इसलिए रेड कलर बहुत कम मिक्स करता है। रेड कलर में सबसे खराब फोटो आएगा, ये बात याद कर लीजिए। सर अब और तो बायलो ग्रीन करने लगा है। हम बता देते हैं, पहले समझ लीजिए बात को, है ना? कैमरा का जो कैचिंग पावर होगा ना उसमें भी लेंस लगा हुआ रहता है, वो लेंस अच्छा से कब वर्क करेगा। तो याद कीजिए, आपका रेड कलर में सबसे खराब फोटो आएगा और ब्लू कलर में सबसे अच्छा फोटो आएगा। ब्लूइश कलर होना चाहिए। तो लाइट अगर ब्लू कलर हो तो सबसे इफेक्टिव क्यों होता है उसको भी यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब रेड कलर का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगा और ब्लू कलर का फोकस, देखिए ऐसे विबजियोर में पढ़े हैं, वायलेट कलर सबसे छोटा होता है वेवलेंथ में, लेकिन वायलेट कलर जो होता है फेंट कलर होता है। फेंट मतलब धुंधला कलर होता है, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, तब ब्लू सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए स्काई भी ब्लू दिखाई देता है, उसका भी रीजन यहाँ से एक्सप्लेनेशन मिलेगा, है ना? उसका भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको यहाँ से, है ना? तो स्काई ब्लू क्यों होता है उसका भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ऐसे 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। तो लेकिन याद कर लीजिए कि रेड कलर का फोकल लेंथ ज्यादा होगा, यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा होगा। और ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से, है ना? डेविएशन किसका ज्यादा होगा? रेड का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से बहुत सारा चीज आपको फिनोमेना मिलने वाला है। आपको लग रहा है कि छोटा सा चीज है, बहुत अच्छा चीज है यहाँ। तो फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए अगर सब कुछ मीडियम वगैरह सेम है तो आपका रेड कलर का जो फोकल लेंथ होगा वो ज्यादा होगा वायलेट से या ब्लू से। मतलब सबसे ज्यादा रेड का फोकल लेंथ होगा, सबसे कम किसका होगा? ब्लू का होगा। क्योंकि देखिए फोकल लेंथ है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देख लीजिए फोकल लेंथ वेवलेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस बात को याद कीजिए। इसीलिए ऐसा हो रहा है, रेड का फोकल लेंथ ज्यादा होगा, ब्लू का फोकल लेंथ कम होगा। लेकिन यह क्वेश्चन नीट जब पूछा, वह क्वेश्चन आपके हम कहा असाइनमेंट में पहले भेज चुके हैं और क्वेश्चन बतलाए नहीं थे। देखिए ये क्वेश्चन होगा आपका दूसरा या तीसरा नंबर में होगा कि if FV and FR are the focal length of convex lens for violet and red color respectively, and FB and FR are the focal length of concave lens for violet and red color respectively, then we have, 4 गो ऑप्शन दिया है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? लेंस वाला जो बताए थे, पीडीएफ भेजे थे, उस पीडीएफ को निकाल के देखिए, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आप लोग अब बताइए, डायरेक्ट बताइए हमको। देखते हैं कौन पहले बतलाते हैं। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? रेड होगा। ABCD में कौन सा ऑप्शन होगा? ABCD 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी होगा। डी होगा।
अब हमको पता नहीं है, वो तो आपको पता होगा। देखिए सबसे पहले पहला दिया था कन्वेक्स का, तो कन्वेक्स का तो हम लिखिए दिए कि एफ रेट ज्यादा होगा एफ वायलेट से। लेकिन फॉर ए। कनकेव के लिए क्या होगा, कनकेव के लिए क्या होगा, कनकेव के लिए एफ रेट जो होगा और एफ वायलेट जो होगा वो क्या होगा, तो ये उल्टा होगा। कहे सर उल्टा क्यों होगा ये बताइए। तो उल्टा इसलिए होगा क्योंकि कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इस बात को याद कर लीजिए। इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इस बात को याद कर लीजिए, इसलिए उल्टा होगा। याद कर लीजिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो आंसर जो हो जाएगा आपका रेड का फोकल लेंथ ज्यादा होगा कन्वेक्स के लिए, और कनकेव के लिए वायलेट का फोकल लेंथ ज्यादा होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आए बात समझ में? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? आप खुद देखिए, लेंस वाला जो पीडीएफ बना के भेजे हैं, तीसरा या चौथा नंबर क्वेश्चन होगा, ऑप्शन ही इसी तरह से दिया हुआ है, एफ भी एफ आर, लेंस का जो पीडीएफ बना के भेजे थे। ठीक है, तो इस तरह का बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। हर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हम इसमें जल्दी बहुत कम डाले हैं, जिसमें हमको लगा है कि नहीं इस तरह का 2-3 क्वेश्चन करना चाहिए वही डाले हैं, बाकी सब रिपीटेड क्वेश्चन को हटा दिए हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो आप बात समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। जो आए बात समझ में? तो रेड कन्वेक्स लेंस के लिए रेड का फोकल लेंथ ज्यादा होगा, वायलेट का कम होगा, और कनकेव में वायलेट का ज्यादा फोकल लेंथ होगा और रेड का कम होगा, इस बात को याद कर लीजिएगा। अगला बात, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि खतरे के निशान के लिए हम लोग रेड कलर यूज करते हैं, वाई है ना। सिंबल ऑफ क्या, डेंजर, हम लोग रेड कलर यूज करते हैं, क्यों? ये भी 10th क्लास में पढ़े थे। सर दूर दिखाई दिख देता है, जाता है। 12th में ऐसा लिख देंगे ना तो दूर तक नंबर दिखाई नहीं देगा, बस समझ जाइए। 12th में अगर ये लिख दीजिएगा कि रेड कलर दूर तक दिखाई देता है, इसलिए डेंजर सिंबल होता है, कम होता। तो आपको जो है ना ये नंबर जो है ना दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा, बस एक नंबर पूछेगा वो भी नंबर ना मिलेगा आपको। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है इसलिए। तो वेवलेंथ ज्यादा होगा तो क्या दूर तक दिखाई देगा। देखिए सबसे पहले यहाँ थ्योरम से चलना पड़ेगा, ये जो लिखे हैं यहाँ से चलना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज दूर तक कब दिखाई देगा, होता है। सुन लीजिए पहले, आप क्या लिखना वो सुन लीजिए, क्योंकि मीटिंग इंड होगा उसके बाद हम मीटिंग जोड़ेंगे नहीं, बात याद कर लीजिए पहले। देखिए सबसे पहले इस बात को याद कर लीजिए कि रेड कलर, कोई भी कलर दूर तक क्यों दिखाई देगा, कोई भी चीज दूर तक क्यों दिखाई देगा, जब उसका डेविएशन नहीं हो। मान लिया कि जो सीधा चलेगा वही दूर तक दिखाई देगा, रोड एकदम सीधा रहे, एकदम सीधा